आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल OCC बाई विपुल सर में। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, जो कि आप देखेंगे लगातार हर साल पूछा गया क्वेश्चन है। और हालांकि एक नंबर भी पूछा हुआ है, शॉर्ट में आपसे पूछा हुआ है, हर साल शॉर्ट में ही पूछा हुआ है, लॉन्ग में कभी नहीं पूछा हुआ है, एक नंबर में ही। लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर साल पूछा हुआ है, तो एक नंबर आपको बिल्कुल तैयार करके ही जाना चाहिए। इस पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए कि चलिए जब आएगा तो कर लेंगे। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, जिसका नाम की मैं क्या बात करूँ, क्योंकि नाम में थोड़ी सी इसकी कन्फ्यूजन सी रहती है कि क्या इसको पढ़ें। अगर आप इंग्लिश में देखेंगे एक्सप्लेन ले चटेलियर्स, आप इसको पढ़ सकते हैं ले चटेलियर्स। हम लोग तो जब पढ़ते थे क्लास 12 में तो बोलते थे लासा तेलिए का नियम, है ना, लासा तेलिए का नियम हम लोग ऐसे पढ़ते थे, लासा तेलिए। तो आप लोग जो भी अपने हिसाब से प्रोनाउंस कर सकते हैं। इसकी स्पेलिंग देख लीजिए, इसकी हिंदी भी देख लीजिए। यहाँ पे एक्सप्लेन ले चटेलियर्स, इस तरह से पढ़ेंगे तो ले चटेलियर्स लिखा हुआ है प्रिंसिपल, ठीक है। लेकिन आप लोग जानते हैं अंग्रेज लोगों को, लिखते कुछ और हैं और पढ़ते कुछ और हैं, और नाम भी ऐसे अजीब अजीब रखते हैं कि कोई बोल ही ना पाए, उनका नाम कोई ना ले पाए। तो इस तरीके से लोग नाम रखते हैं। ये देखिए ली सातेलियर सिद्धांत समझाइए, तो ली सातेलियर हिंदी में लिखा हुआ ली सातेलियर। तो जो भी अपने हिसाब से आप लोग इसको प्रोनाउंस कर लीजिएगा, लेकिन स्पेलिंग वगैरह पे ध्यान दीजिएगा। स्पेलिंग जो आपको लिखनी है वो यही स्पेलिंग आपको लिखनी है एग्जाम में, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग अपने एग्जाम में क्या लिखेंगे, बहुत ही मज़ेदार ये टॉपिक है, बहुत ही बढ़िया टॉपिक है। तो आज हम लोग इसको पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए आते हैं सीधे इसके आंसर पर, देखते हैं इसका आंसर आप लोग क्या लिखेंगे। 50 वर्ड में आपको इसका आंसर लिखना है। हालांकि ये टॉपिक थोड़ा सा लेंदी है, यानी कि थोड़ा सा बड़ा है, इसको समझाने में ना थोड़ी सी टाइम लगती है, और टाइम के साथ साथ थोड़ा लिखना भी ज़्यादा पड़ता है। लेकिन फिर भी अभी हम आपको कुछ टिप्स बताते हैं कि इसको किस तरीके से आपको लिख देना चाहिए अपने एग्ज़ाम में, ठीक है। आते हैं सीधे इसके आंसर पर। ये देखिए, सबसे पहले अगर हम लोग इसके इम्पोर्टेंस की बात करें तो जैसा कि हम आपको शुरू में ही बता चुके हैं कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखेंगे 2013 से मैं लिया हुआ हूँ, तो 2013 से ही लिखा हुआ हूँ। उसके पहले भी पूछा गया, उसके बाद भी पूछा गया है। तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आपके पास जितने भी पेपर्स होंगे प्रीवियस ईयर, तो आप लोग देख लीजिएगा कि और बाकी के कितने ईयर्स में पूछा गया है। मेरे पास इतने पेपर्स थे तो मैं इतने पेपर्स का यहाँ पर लिख दिया हूँ, ठीक है। बाकी के पेपर्स आपके पास होंगे तो आप लोग देख लीजिएगा। देखिए 2013 में, 2014 में, 15 में, 16 में, 17 का सिर्फ यहाँ पे गैप किया हुआ, 2017 में नहीं पूछा हुआ है। 2017 को छोड़ करके फिर से 2018, जो अभी मैं आपको पेपर दिखाया हूँ 2018 का पेपर था, तो 2018 में फिर से पूछा हुआ है, ठीक है। तो अब आप लोग इतना आपके लिए इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा है कि आप ये समझ पाएँ कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है इस क्वेश्चन की। इतना आपको हिंट दे देगा कि ये क्वेश्चन आपको कितना बेहतरीन तरीके से तैयार करके जाना चाहिए, मतलब ये मान करके ही जाना चाहिए कि इस साल भी आएगा ही आएगा। 2018 के बाद का अपडेट और इसके पहले का अपडेट आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा। आपके पास पेपर होगा तो आपको पता चल जाएगा कि इसके बाद भी पूछा हुआ है कि नहीं पूछा हुआ है, ठीक है। चलिए आते हैं इसका आंसर आप लोग क्या लिखेंगे, क्योंकि एक नंबर में आपको लिखना है और 50 वर्ड आप लोग जानते हैं, एक नंबर का मतलब 50 वर्ड में आपको लिखना होता है। तो किस तरीके से लिखेंगे, ये तो थोड़ा सा लेंदी टॉपिक होता है, तो किस तरीके से इसको आप लोग लिखेंगे। तो चलिए बताने की हम कोशिश करते हैं। ले चटेलियर्स, अभी हम इसको ले चटेलियर्स ही पढ़ते हैं, आप लोग अपने हिसाब से पढ़ लीजिए, फिर लासा तेलिए पढ़ लीजिए, जो भी अपने हिसाब से आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो ले चटेलियर्स स्टडीज़, देखिए स्पेलिंग एक दो आपको हो सकता है कि थोड़ी सी इधर उधर करके मिले, मतलब स्पेलिंग थोड़ी रॉन्ग हो, क्योंकि ये नोट मेरा नहीं है, क्योंकि आप लोग मेरी राइटिंग जानते हैं, ये मेरा नोट नहीं है। तो जिनका भी नोट है वो एक दो स्पेलिंग थोड़े से मिस्टेक किए हुए हैं, तो आप लोग थोड़ा अपने हिसाब से देख लीजिएगा। तो ले चटेलियर्स स्टडीज़ लिखा हुआ, ठीक है। स्टडीज़ द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर एंड कॉन्सेंट्रेशन, यहाँ पे आप लोग एंड बना लीजिएगा, एंड कॉन्सेंट्रेशन, जिसको आप लोग फिजिकल फैक्टर बोलते हैं। यहाँ पे फैक्टर होगा, फिजिकल फैक्टर, जिसको आप लोग फिजिकल फैक्टर बोलते हैं। तो एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, जो लासा तेलिए या ले चटेलियस जो है वो स्टडी किए, किसके बारे में स्टडी किए, तो स्टडी द इफेक्ट, किसके इफेक्ट के बारे में आप लोग जानते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री जहाँ पर है तो वहाँ पर टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, कॉन्सेंट्रेशन, ये सारी चीज़ें आना तो बहुत ही आम बात हो जाती है, आना ज़रूरी भी हो जाता है, क्योंकि आप लोग जानते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में सारी चीज़ें तो होती ही होती हैं। तो उन्हीं के इफेक्ट के बारे में, जिसमें से 3 इफेक्ट अगर हम लोग ले, फिजिकल फैक्टर इसको हम लोग बोलते हैं, जो डायरेक्टली किसी भी इक्वेशन को, किसी भी रिएक्शन को, किसी भी सिस्टम को अफेक्ट करते हैं, जिसको हम लोग फिजिकल फैक्टर बोलते हैं, मतलब फिजिकली अफेक्ट करते हैं उसको, जो आपको दिखाई देता है ना, केमिकली इफेक्ट नहीं करते हैं, फिजिकली इफेक्ट करते हैं, जो आपको दिखाई देता है। फिजिकल मतलब होता है जो चीज़ आपको दिखाई दे, ऐसा
अफेक्शन जो आपको दिखाई दे, और केमिकल का मतलब होता है जो आपको दिखाई ना दे, वो जिसको हम लोग रिएक्शन बोलते हैं, जो हो जाए आपको पता भी ना चले। तो इस तरीके से तो फिजिकल फैक्टर में जनरली 3 फैक्टर को उन्होंने लिया, टेम्परेचर, प्रेशर और कॉन्सेंट्रेशन लिखा हुआ, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन मीन्स आप लोग जानते होंगे, टेम्परेचर के बारे में बताना नहीं है, प्रेशर के बारे में बताना नहीं है, कॉन्सेंट्रेशन के बारे में भी मुझे नहीं लगता कि आपको बताना चाहिए, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन भी आप लोग जानते होंगे। कॉन्सेंट्रेशन का मतलब बस इतना सा समझ लीजिए कि कॉन्सेंट्रेशन का मतलब होता है गाढ़ापन, एक तरीके से आप समझ लीजिए गाढ़ापन, है ना, यानी गाढ़ापन कितना ज़्यादा है उसको बोलते हैं उतना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट है। आप लोग कॉन्सेंट्रेट और डाइल्यूट पढ़ेंगे, डाइल्यूट का मतलब पतला, है ना, जैसे पानी आपका डाइल्यूट होता है, पतला होता है। वहीं पर अगर आप घी ले लीजिए, घी, तो घी आपका कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गाढ़ा टाइप में है ना। मोबिल ले लीजिए, वो आपका गाढ़ा टाइप में हो जाएगा। ऑयल ले लीजिए, वो भी आपका गाढ़ा टाइप यानी कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा, जबकि पानी आपका डाइल्यूट हो जाएगा। तो ये डिफरेंस जनरली होता है कॉन्सेंट्रेशन और डाइल्यूशन में या डाइल्यूट में। तो ये तीनों फैक्टर, टेम्परेचर, प्रेशर और कॉन्सेंट्रेशन, इन तीनों फैक्टर के ऊपर उन्होंने क्या किया, स्टडी किया। ये जो ले चैटेलियर्स थे, इन्होंने इन तीनों फैक्टर के ऊपर स्टडी किए। और स्टडी किस पर किए, तो इन तीनों पर करने के बाद इन तीनों को अप्लाई कहाँ पे किया, ऑन इक्विलिब्रियम स्टेट। कहाँ पर अप्लाई किया, इक्विलिब्रियम स्टेट में। अभी एक आपके लिए थोड़ा सा वैसे नया तो नहीं कहना चाहिए, क्योंकि आप लोग अगर थोड़ी बहुत भी केमिस्ट्री पढ़े हैं या फिर क्लास 12 में अगर आप लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, तो आपको पता होगा कि इक्विलिब्रियम स्टेट क्या होती है। ये नाम आप लोग बहुत पहले सुन चुके होंगे कि इक्विलिब्रियम क्या होता है या फिर इक्विलिब्रियम स्टेट क्या होती है। अगर हम केमिस्ट्री के इक्विलिब्रियम की बात करें, तो केमिस्ट्री के इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि एक ऐसा रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट और आपका जो रिएक्टेंट है दोनों बिल्कुल सेम हो जाएं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक हम ऐसे फॉर एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं यहाँ पर ए नाम का कोई एक आपका रिएक्टेंट है, इसको अगर हम लोग प्रोडक्ट बी में बदल दें, है ना, प्रोडक्ट बी में अगर हम लोग बदल दें, यानी कि ए आपका रिएक्ट हुआ और रिएक्शन के बाद बी में बदल गया, तो अब कहने का सेंस क्या हुआ, कहने का यहाँ पर इक्विलिब्रियम स्टेट कहाँ पे आई, तो इक्विलिब्रियम स्टेट आपका यहाँ पे ऐसे हो जाएगा कि अगर ए, मान लीजिए ए को हमने कितना लिया था, ए को मान लेते हैं हम लोग कि 2 किलो लिए थे, कितना लिए थे, 2 kg हम लोग यहाँ पर लिए हुए थे। ए को यानी कि ये आपका रिएक्टेंट है, इसको हम लोग 2 किलो लिए हुए थे। अब ए आपका रिएक्शन होना स्टार्ट हुआ और ए आपका बी में बदलना स्टार्ट हुआ, ए आपका बी में बदलना स्टार्ट हुआ, और बदलते 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 एक ऐसी स्टेट आ गई जहाँ पर ए आपका कितना हो गया, 1 किलो हो गया, और जैसी बात है 2 किलो टोटल था, तो 1 किलो कहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, यानी कि ए भी आपका 1 किलो हो गया और प्रोडक्ट बी जो था आपका वो भी 1 किलो हो गया, ठीक है। इस स्टेट को बोलेंगे इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब इक्वल वाली स्टेट। कौन सी वाली स्टेट, इक्वल वाली स्टेट, जहाँ पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों आपस में क्या हो जाएं, इक्वल हो जाएं, उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम वाली स्टेट, ठीक है। इस तरीके से तो यहाँ पर भी 1 किलो बचा, यहाँ पर भी 1 किलो बचा, तो समझ जाइए वहाँ पर इक्विलिब्रियम स्टेट आ गई है। अब कोई रिएक्शन है और इक्विलिब्रियम स्टेट में है, मान लेते यही रिएक्शन है और इक्विलिब्रियम स्टेट में है, तो अब इसके ऊपर किसका इफेक्ट, टेम्परेचर का, प्रेशर का और कॉन्सेंट्रेशन का। मान लेते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट में आ गया भैया, यहाँ पर भी 1 किलो हो गया, यहाँ पर भी 1 किलो हो गया, ठीक है। रिएक्टेंट भी आपका 1 किलो बचा हुआ है और प्रोडक्ट भी आपका 1 किलो है, यानी दोनों तरफ मामला बिल्कुल एकदम बराबर का है, इक्वल वाली स्टेट आ गई है। तो अब यहाँ पर अगर टेम्परेचर में वेरी किया जाए, यानी टेम्परेचर को घटाया जाए या फिर बढ़ाया जाए तो क्या होगा, प्रेशर को घटाया जाए बढ़ाया जाए तो क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन को अगर बढ़ाया जाए या घटाया जाए तो क्या होगा, सिंपल सी बात है। तो एक बार मैं फिर से आपको बता दूं कि लासतेलिए ने कुछ नहीं किया, सिर्फ इतना उन्होंने किया कि कोई एक इक्विलिब्रियम वाला रिएक्शन लिया, इक्विलिब्रियम स्टेट वाला कोई एक रिएक्शन लिया जो इक्विलिब्रियम स्टेट में ऑलरेडी हो, यानी कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट के इक्वल हो। अब इस पर उन्होंने क्या किया, 3 चीज़ों को वेरी करवा के देखा, एक तो टेम्परेचर को, दूसरा प्रेशर को और तीसरा कॉन्सेंट्रेशन को। ये तीनों को हम लोग फिजिकल फैक्टर बोलते हैं, जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं। तो टेम्परेचर को वेरी करवाया तो क्या हुआ, प्रेशर को वेरी करवाया तो क्या हुआ और कॉन्सेंट्रेशन को वेरी करवाया तो क्या हुआ। तो आप लोग क्या करिएगा कि आप लोग इतना लिखने के बाद, ठीक है, इतना लिखने के बाद अभी जो हम आपको आगे इन तीनों के बारे में बताने वाले हैं कि टेम्परेचर वेरी करेगा तो क्या होगा, प्रेशर वेरी करेगा तो क्या होगा और कॉन्सेंट्रेशन वेरी करेगा तो क्या होगा। तो उसको आप लोग थोड़ा सा अपने से आपको लिखना पड़ेगा, यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, वो आप लोग चाहें तो लिख सकते हैं, तब भी आपका ये आंसर बन जाएगा। या फिर आप लोग
ये 3 लाइन लिखने के बाद आगे की लाइन मैं आपको बता रहा हूँ। आगे यहाँ पे लिखा हुआ अकॉर्डिंग टू हिज नेम इट इज़ आल्सो टर्म एज लास्ट के लिए प्रिंसिपल। ये 2 लाइन वेस्ट वाली लाइन है, इसको आप लोग चाहें तो ना भी लिखें तब भी कोई बात नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि जैसी बात है कि ये कोई प्रिंसिपल अगर दे रहे हैं, कोई अगर थियरी दे रहे हैं, अपनी कोई एक बात बता रहे हैं, तो अब ऐसी बात है अपने नाम से ही बताएंगे। अपने नाम का मतलब है कि उस थियरी का नाम क्या रखेंगे, अपने नाम के हिसाब से ही रखेंगे, यानी कि अपना नाम ही, उनका नाम ही जो होगा उससे अगर प्रिंसिपल लगा देंगे, उनका प्रिंसिपल हो गया। ये सभी साइंटिस्ट करते हैं, ऑब्वियस बात है अपना नाम बनाने के लिए, तो ये करेंगे। तो ये 2 लाइन आपकी वेस्टेज है, इसको आप लोग मत लिखिएगा, इसका कोई बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है। यहाँ से लिखना आप लोग स्टार्ट करिएगा अकॉर्डिंग के यहाँ से। अब देखिए इसमें पढ़ते हैं अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल इफ़ अ सिस्टम ऑफ इक्विलिब्रियम स्टेट। यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा कि इनके प्रिंसिपल के अनुसार कोई एक सिस्टम जो कि किस में हो, इक्विलिब्रियम स्टेट में हो, इज सब्जेक्टेड टू अ चेंज। उसको क्या किया जाए, उसके ऊपर सब्जेक्टेड का मतलब है कि उसके ऊपर कोई ना कोई चीज़ अप्लाई की जाए, या तो टेम्परेचर अप्लाई किया जाए, या तो प्रेशर अप्लाई किया जाए, या तो कॉन्सेंट्रेशन अप्लाई किया जाए, तो उसी को बोलते हैं सब्जेक्टेड। ठीक है, तो सब्जेक्टेड टू अ चेंज, ऐसी बात है अगर कुछ अप्लाई किया जाएगा तो उसमें कोई ना कोई चेंज तो आएगा ना, कोई ना कोई चेंज आएगा। तो ये चेंज आने के बाद विच डिस्प्लेस इट, जैसे बात अगर चेंज आएगा तो किधर भी तो डिस्प्लेस होगा, यानी कि जो आपका रिएक्टेंट है वो या तो प्रोडक्ट में बदलेगा, या तो जो प्रोडक्ट है वो आपका रिएक्टेंट में बदलेगा। किधर भी तो डिस्प्लेसमेंट होना ज़रूरी है, यानी कि या तो आगे जाएगा, फॉरवर्ड बोल सकते हैं आप लोग, या तो पीछे आएगा, जिसको आप लोग बैकवर्ड बोल सकते हैं। यानी कि प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में बदलेगा तो वो आपका बैकवर्ड होगा, यानी कि पीछे आ रहा है, उल्टा आने लगा रिएक्शन, या फिर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में बदलने लगा तो इसका मतलब फॉरवर्ड, यानी कि आगे की तरफ रिएक्शन जाने लगा। तो कुछ ना कुछ तो इसमें होगा, कोई ना कोई चेंज, कोई ना कोई डिस्प्लेसमेंट तो इसमें आएगा ही आएगा। इट फ्रॉम द इक्विलिब्रियम ऑफ द नेट क्रिएशन विच अकर्स इन अ डायरेक्शन दैट अ प्रोसेस ऑफ चेंज। देखिए वही बात यहाँ पे कही जा रही है कि वो बिल्कुल नेट क्रिएशन के इक्वल होगा, यानी कि नेट क्रिएशन का मतलब आप ऐसे समझिए इक्विलिब्रियम स्टेट ही इसको आप समझिए, क्योंकि नेट क्रिएशन का मतलब ये हुआ कि जितना शुरू में क्रिएट हुआ था, है ना, जितना शुरू में क्रिएट हुआ था, यानी कि जितना उसका तो दोनों तरफ इक्वल बात थी। तो ये 3 लाइन आप लोग चाहें तो ये भी मेरे हिसाब से वेस्टेज ही लग रही है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। और इट फ्रॉम द इक्विलिब्रियम ऑफ द नेट क्रिएशन विच अकर्स इन डायरेक्शन दैट इज प्रोसेस ऑफ चेंज। तो ये 3 लाइन आप लोग चाहें तो ना लिखें तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसमें वही बात घुमा करके फिर से बोली जा रही है कि अगर हम लोग तीनों में से कोई भी चीज़ इसमें अगर अप्लाई करते हैं तो कोई एक डिस्प्लेसमेंट होगा किसी न किसी डायरेक्शन में, वो या तो फॉरवर्ड होगा या तो बैकवर्ड होगा। ठीक है, तो वही बात यहाँ पे कही जा रही है जो कि ऑलरेडी कही जा चुकी है। तो ये 3 लाइन भी आप लोग यहाँ से यहाँ तक चाहें तो ना लिखें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। क्लियर है, तो आपका आंसर थोड़ा सा और छोटा हो जाए क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं तो होने वाला है। ठीक है, तो ये 3 लाइन भी आप लोग इसमें से कट कर लेंगे। आगे आप लोग यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे। इसके आगे क्या लिखा है, ले चटेलियर्स ईजिली एक्सप्लेन। देखिए ईजिली लिखा हुआ है, ये एक्सप्लेन लिखा हुआ है, स्पेलिंग थोड़ी सी सही कर लीजिएगा। तो ले चटेलियर्स ईजिली एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन। और ऐसे जनरली ये क्रिएशन नहीं है, ये रिएक्शन, ये आर उन्होंने बनाया हुआ है, नेट रिएक्शन लिखा हुआ है। सॉरी मैं क्रिएशन पढ़ दिया हूँ क्योंकि मुझे सी लगा है, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग रिएक्शन इसको पढ़ लीजिएगा, वैसे भी इसको लिखना है नहीं। ठीक है, ये जनरली यहाँ पर आप रिएक्शन पढ़िएगा। ले चटेलियर्स इजिली एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन। तो फॉलोइंग इस एक रिएक्शन के माध्यम से उन्होंने समझाने की कोशिश की। और रिएक्शन कैसा लेना चाहिए उनको, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि रिएक्शन ऐसा उनको लेना चाहिए जो ऑलरेडी इक्विलिब्रियम स्टेट में हो। इक्विलिब्रियम स्टेट में होने का मतलब है कि इधर भी जितना रिएक्टेंट है उतना प्रोडक्ट हो, यानी कि दोनों आपस में इक्वल होने चाहिए। तो उसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है आपका N2 + 3S2 = 2NH3। यहाँ पर बिल्कुल इक्विलिब्रियम वाली स्टेट होती है। कहने का सेंस ये है कि जितना यहाँ पर N2 और S2 मिला करके दोनों होंगे उतना यहाँ पर NH3 अकेले होगा। कहने का सेंस ये हुआ कि अगर 1 किलो है तो ये भी आपका 1 किलो होगा, ये आपका 1 मोल है तो ये भी आपका 1 मोल होगा, ये आपका 10 मोल है तो ये भी आपका 10 मोल होगा। इस कंडीशन वाला कोई एक रिएक्शन लेना है जिसमें से उन्होंने इस अमोनिया वाले रिएक्शन को उन्होंने चुना है। हैबर प्रोसेस वाला जो आपका अमोनिया का रिएक्शन होता है उसको उन्होंने चुना। और इसमें अगर आप लोग देखेंगे तो ये बहुत ही बेहतरीन रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ पर 0 कैलोरी प्लस में 0 कैलोरी लिखा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें से कोई एनर्जी, ऐसा नहीं कि यहाँ से जब ये दोनों मिल करके यहाँ पे जब प्रोडक्ट में चेंज हुए NH3 में, यानी कि अमोनियम जब चेंज हुए तो कोई यहाँ पर एनर्जी निकली,
ऐसा भी बिल्कुल नहीं हुआ, बिल्कुल एकदम जीरो है, या फिर ऐसा भी नहीं हुआ कि यहाँ पर आपको एनर्जी देनी पड़ी। तो दोनों ही काम यहाँ पर नहीं हुए, इसलिए ये बहुत ही बेहतरीन रिएक्शन था उनको एक्सप्लेन करने के लिए, जिसके माध्यम से वो बहुत बढ़िया से लोगों को समझा सकते थे। तो ये बहुत बढ़िया रिएक्शन है, इसको आप लोग आराम से ले सकते हैं। ठीक है, इस फॉलोइंग रिएक्शन के बेसिस पर उन्होंने क्या किया, एक्सप्लेन किया इजली। कैसे? इन सिंथेसिस ऑफ NH3 द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर एंड कॉन्सेंट्रेशन एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ ले चैटेलियर्स प्रिंसिपल। तो इस रिएक्शन में टेम्परेचर, प्रेशर और कॉन्सेंट्रेशन, इन तीनों के ही माध्यम से बारी बारी से उन्होंने चेंज किया। एक बार टेम्परेचर को घटाया बढ़ाया, एक बार प्रेशर को घटाया बढ़ाया, और एक बार कॉन्सेंट्रेशन को घटाया बढ़ाया, और उन्होंने देखा कि इस रिएक्शन में क्या हो रहा है ना, कौन सी नौटंकी इसमें चल रही है। जो नौटंकी चल रही थी उसी नौटंकी को उन्होंने बता दिया, बस एक थियरी बनकर के सामने आ गई, काम खत्म हो गया। अब वो नौटंकी मैं आपको आगे एकदम बिल्कुल राम कथा के रूप में सुनाने जा रहा हूँ, ध्यान से आप लोग हाथ जोड़ करके सुनते रहिए। ठीक है, अब इतनी बातें आप लोग लिखने के बाद 3 पॉइंट बनाएंगे। एक आप टेम्परेचर के लिए बनाएंगे, दूसरा आप प्रेशर के लिए बनाएंगे, और तीसरा आप कॉन्सेंट्रेशन के लिए बनाएंगे। ठीक है, 3 पॉइंट आप लोग बना करके लिखते हुए चले जाएंगे। तो टेम्परेचर वाले पॉइंट पर आएँ, इसको आप लोगों को खुद से लिखना है। मैं बोलूँगा यहाँ पे, उसको आपको इंग्लिश में कन्वर्ट करके खुद से लिखना है। इतना आपको थोड़ा सा अपना दिमाग यूज़ करना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको अपना दिमाग चलाना पड़ेगा, थोड़ा सा उसमें ग्रीस वगैरह डालिए, है ना, तेल उल डालिए अपने दिमाग में, ताकि थोड़ा सा चले। ये थोड़ा सा आपको मैं एक तरीके से समझिए होमवर्क टाइप का दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, और मैं लिखा नहीं हूँ जानबूझ करके, क्योंकि मुझे लगा कि ये 2-3 पॉइंट तो आप लोग BSc में अगर सेकेंड ईयर में आ गए हैं तो मुझे लगता है कि आप लोग बड़े आराम से लिख ही लेंगे, इसलिए मैं यहाँ पर लिखा नहीं हूँ, मैं आपको बस एक्सप्लेन कर दूँगा, आप लोग खुद से लिख लेंगे। ठीक है, तो चलिए आते हैं। तो 3 पॉइंट हैं, टेम्परेचर, प्रेशर और कॉन्सेंट्रेशन, क्रिएशन नहीं, कॉन्सेंट्रेशन। तो इन तीनों पॉइंट पर आने से पहले, टेम्परेचर पहले पॉइंट पर आने से पहले मैं आपको 2 चीज़ें एक्सप्लेन कर दूं। पहला तो ये, टेम्परेचर को अगर आप घटाएंगे या बढ़ाएंगे, या टेम्परेचर पर आते ही 2 बातें सामने आ जाती हैं रिएक्शन में, वो भी एक तो आपका, दोनों नाम आप लोग सुने होंगे, एक तो आपका एक्जोथर्मिक रिएक्शन होता है और एक आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। तो अब उम्मीद करते हैं एक्जोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन आपको ऑलरेडी ठीक से पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो सुन लीजिए, मैं एक बार जल्दी जल्दी इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, एंडो, पहले एंडो पर आते हैं, आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। एंडो का मतलब एंडो है ना, इन लगा हुआ है, इन टाइप का शुरू में आ रहा है ना, एंडो यानी कि इन हो रहा है। इन का मतलब क्या होता है, आना। इन का मतलब क्या होता है, अंदर आना, घुस जाना, है ना, तो अंदर आना। तो ये एंडो, अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा, थर्मिक का मतलब होता है टेम्परेचर, यानी कि जिसको आप लोग हीट बोल सकते हैं, टेम्परेचर। तो एंडोथर्मिक, अगर ये रिएक्शन एंडोथर्मिक है तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको रिएक्शन करवाने के लिए, रिएक्शन कहाँ से हो रहा है, रिएक्शन यहाँ से हो रहा है, रिएक्टेंट आपका प्रोडक्ट में बदलता है, तो रिएक्टेंट में रिएक्शन करवाने के लिए, ताकि ये प्रोडक्ट में बदल जाए, इसको आपको क्या करना पड़ेगा, गरमाना पड़ेगा, गैस पे रख के गरमाना पड़ेगा, यानी कि इसको हीट देनी पड़ेगी, इसमें हीट को इन करवाना पड़ेगा, यानी कि इसको देना पड़ेगा। एंडोथर्मिक है, एंडोथर्मिक का मतलब इसको हीट देनी पड़ेगी। ठीक है, जब इसको आप हीट देंगे तो हीट देने के बाद जब ये गर्म होगा, एकदम बिल्कुल जब गर्म होगा, इसको आपको गरमाना पड़ेगा। तो गर्म होने के बाद, जैसे आप सब्जी बनाते हैं ना, सब्जी बनाते हैं तो अगर आप आलू प्याज सब कुछ एकदम बिल्कुल काट के ठीक से एकदम बाकायदे कुकर बंद करके रख दीजिए, और गैस ऑन मत करिए, है ना, गैस ऑन मत करिए, वैसे से रख दीजिए। क्या वो सब्जी होगी, बिल्कुल नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि उसको टेम्परेचर आप नहीं दे रहे हैं, क्योंकि वो एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। तो उसको आप जब तक टेम्परेचर नहीं देंगे, सब्जी आपकी पकेगी नहीं, वैसे वैसे पड़ी रहेगी। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे टेम्परेचर देना पड़ेगा। टेम्परेचर आप देंगे तो ये प्रोडक्ट में यानी कि NH3 में बदल जाएगा। तो ये आपका हो गया एंडोथर्मिक रिएक्शन। दूसरा रिएक्शन जो होता है आपका, वो एक्जोथर्मिक टाइप का होता है। एक्जोथर्मिक का मतलब ये होता है कि जैसे आप है ना, ब्लास्ट आप सुनते हैं, बम ब्लास्ट हो गया, है ना, जब मान लीजिए आप कोई बम जा रहे हैं ब्लास्ट करने, है ना, बम को आप फोड़ने जा रहे हैं, पटाखा फोड़ने मान लीजिए जा रहे हैं, बम तो नहीं पाएंगे, पटाखा जरूर पा जाएंगे। पटाखा मान लीजिए आप लोग फोड़ने जा रहे हैं, पटाखे में क्या होता है, मान लीजिए आप पटाखा रखा हुआ है, तो क्या पटाखे को आप टेम्परेचर देते हैं, उसको गरमाते हैं, है ना, उसको चूल्हे पर रख के गरमाते हैं या गैस पर रख के गरमाते हैं, बिल्कुल नहीं करते हैं। क्या करते हैं, बस एक थोड़ी सी आग लगा देते हैं, और आग लगाते हुए क्या करता है, जितनी आप उसको आग दिए नहीं हैं, उससे ज़्यादा जब वो फटता है तो उससे ज़्यादा उसमें से निकल जाता है, जलता है और धुआं निकलता है, गर्मी निकलती है ना, उससे ज़्यादा तो उसमें से निकल जाता है।
इसका मतलब क्या हुआ कि पटाखा, जैसे पटाखा यहाँ पे है तो उसमें जो रिएक्शन होता है वो एक्जोथर्मिक होता है। एक्जोथर्मिक का मतलब होता है कि ऐसा रिएक्शन जिसमें रिएक्शन होने के बाद अपने आप यहाँ पे कुछ एनर्जी बच जाए लास्ट में, यानी कि ऐसा रिएक्शन जिसमें बिल्कुल एकदम एनर्जी भरी हुई है ना, जिसमें जिसको आप टेम्परेचर बोल सकते हैं, टेम्परेचर जिसमें भरा पड़ा एकदम बिल्कुल है, जो जो ही रिएक्शन होगा तो रिएक्शन के लास्ट में यानी जब प्रोडक्ट में बदलेगा तो प्रोडक्ट में बदलने के साथ साथ एक्स्ट्रा एनर्जी भी, एक्स्ट्रा टेम्परेचर भी उसमें से निकलेगा, जिसको आप लोग हिंदी में हीट या ऊष्मा बोल सकते हैं, इसमें से निकलती है, इस रिएक्शन में से निकलती है, तो उसको लोग बोलते हैं जनरली एक्जोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं एंडोथर्मिक और एक्जोथर्मिक समझ में आ गया होगा। अब ये बात आपको एक्जोथर्मिक और एंडोथर्मिक आपको नहीं लिखना है। अब आप लिखेंगे पहला पॉइंट, यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे। पहला पॉइंट इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर लिख लीजिए, हेडिंग आप डाल सकते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में आप जानते हैं दो तरीके का रिएक्शन हो सकता है, या तो एंडोथर्मिक होगा या तो एक्जोथर्मिक होगा। पहले में एक्जोथर्मिक की बात करते हैं। एक्जोथर्मिक का मतलब है कि इसके पास इतनी हीट भरी पड़ी है कि ये रिएक्शन, पहली बात इसके पास इतनी हीट है कि ये रिएक्शन तो अपने आप ही हो जाएगा, इसको गरमाने की ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप हो जाएगा। और जब अपने आप होगा तो अपने आप होने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर कुछ एनर्जी बचेगी भी, यानी कुछ ज़्यादा ही एनर्जी इसमें से निकलेगी, जो यहाँ पर आप लिख सकते हैं। जीरो लिखा हुआ है, इसको आप कुछ और 10 कैलोरी 20 कैलोरी जो भी यहाँ पे बचेगी उसको यहाँ पे लिखना पड़ता है। तो आप लोग जानते हैं कि एक्जोथर्मिक अगर रिएक्शन होगा तो आप बताइए क्या रिएक्शन यहाँ से यहाँ चलेगा कि यहाँ से यहाँ चलेगा, यानी कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में बदलेगा कि प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में बदलेगा। मान लेते हैं 1 किलो ये भी है, 1 किलो ये भी है। अब अगर आप ऐसा कर देते हैं, मान लीजिए कि इसको मान लेते हैं कि ये एक्जोथर्मिक रिएक्शन है। एक्जोथर्मिक का मतलब है कि इसके पास हीट ऑलरेडी बिल्कुल बहुत ज़्यादा पड़ी हुई है, तो आप समझ सकते हैं कि रिएक्शन आगे की ही तरफ भागेगा, पीछे की तरफ नहीं भागेगा, है ना। आगे की ही तरफ भागेगा, पीछे की तरफ नहीं भागेगा, यानी कि इसके पास इतनी हीट है ऑलरेडी कि फटाफट इसमें चेंज होता चला जाएगा, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, यानी कि इसके पास हीट ऑलरेडी पड़ी हुई है। क्लियर है। तो ये इसमें जनरली यानी कि आप लिखेंगे इसमें पहले पॉइंट में कि अगर रिएक्शन आपका एक्जोथर्मिक है तो वो प्रोडक्ट में बदलेगा, यानी कि फॉरवर्ड चलेगा, यानी कि अमोनिया का फॉर्मेशन यहाँ पर होने लगेगा। उसी का उल्टा लिख लीजिए, अगर रिएक्शन आपका एंडोथर्मिक है तो ऑब्वियस सी बात है कि ये जो अमोनिया है ये उल्टा रिएक्शन चलने लगेगा, बैकवर्ड रिएक्शन आने लगेगा, और अमोनिया फिर से नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में ब्रेक होने लगेगा, टूटने लगेगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ प्रेशर की अगर बात करें तो प्रेशर में अगर मान लीजिए रिएक्शन आपका इक्विलिब्रियम स्टेट में है, किलो ये भी है, किलो ये भी है, रिएक्शन अब हो ही नहीं रहा है, बिल्कुल एकदम रुका पड़ा हुआ है, तो अब अगर आप इसको प्रेशर देते हैं, इस रिएक्शन पर अगर आप पूरा प्रेशर अप्लाई करते हैं, इस पर अगर दबाव डालते हैं, तो दबाव डालने के बाद आप देखेंगे जब प्रेशर पड़ेगा ना, तो प्रेशर पड़ने के बाद तो प्रेशर अप्लाई करने के बाद जब आप प्रेशर इसका बढ़ाएंगे तो प्रेशर बढ़ाने के बाद आप देखेंगे रिएक्शन उस तरफ चलेगा जिस तरफ नंबर ऑफ मोल कम होगा, लेस होगा। कहने का सेंस ये है कि अगर ऐसा मान लेते हैं कि जैसे रिएक्शन बिल्कुल है इक्विलिब्रियम स्टेट में भी, इधर भी एक है इधर भी एक है, तो बिल्कुल एकदम बात बराबर है, तब इस पर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। फ़र्क इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि आप देखेंगे जब दोनों तरफ बराबर है तो नंबर ऑफ़ मोल जब किसी तरफ ज़्यादा या कम है ही नहीं, तो फिर मामला यहाँ पे गड़बड़ जाएगा। दोनों को इसके ऊपर भी उतना ही प्रेशर अप्लाई होगा जितना इसके ऊपर, है ना। जैसे वही बात होगी कि मान लीजिए यहाँ पे ये रस्सी है, एक लोग इधर से खींच रहे हैं, एक लोग इधर से खींच रहे हैं, है ना, एक लोग इधर खींच रहे हैं, एक लोग इधर खींच रहे हैं, और दोनों के पास जो जान है वो बिल्कुल बराबर है, दोनों लोग सेम स्ट्रांग हैं, तो जैसी बात है क्या ना ही इधर रस्सी खिसकेगी और ना ही इधर रस्सी खिसकेगी, सेम बात हो जाएगी। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि थोड़ी बहुत भी डिसबैलेंस अगर इसमें है, मान लेते हैं प्रोडक्ट थोड़ा सा कम है, मान लेते हैं प्रोडक्ट क्या है थोड़ा सा कम है, 1 किलो से थोड़ा सा कम अगर है, तो तुरंत रिएक्शन इधर से इधर चलना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि जिधर मोल ज़्यादा होगा, नंबर ऑफ़ मोल्स जिधर ज़्यादा होंगे उधर से रिएक्शन लेस नंबर ऑफ़ मोल की तरफ बढ़ने लगेगा, डिस्प्लेस होने लगेगा। ये बात आप लोग यहाँ पर लिख देंगे। उसी का उल्टा अगर आप लोग करेंगे, टेम्परेचर को अगर आप घटाते हैं तो टेम्परेचर को घटाने के बाद उल्टा रिएक्शन चलने लगेगा, यानी कि जिधर नंबर ऑफ़ मोल ज़्यादा है उधर ही जाने लगेगा रिएक्शन, यानी कि उसी तरफ चेंज होने लगेगा, यानी कि प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में बदलने लग जाएगा। ठीक है, ये बात इसमें हो सकती है। तीसरा आपका है कॉन्सेंट्रेशन, इसको आप कॉन्सेंट्रेशन बना लीजिएगा, ये यहाँ पे रहेगा कॉन्सेंट्रेशन। अगर कॉन्सेंट्रेशन की बात करें तो कॉन्सेंट्रेशन में भी सेम कंडीशन है प्रेशर की तरह से। कॉन्सेंट्रेशन का मतलब आप जानते हैं गाढ़ापन। अगर रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है और प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन अगर कम है, तो इस केस में अगर इसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है तो ये कम कॉन्सेंट्रेशन की तरफ
कन्वर्ट होने लग जाएगा, है ना। यानी कि इधर से इधर रिएक्शन यानी कि फॉरवर्ड रिएक्शन जाने लगेगा। अगर प्रोडक्ट का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो ज़्यादा है और रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन अगर कम है तो रिएक्शन उल्टा जाने लगेगा, यानी कि NH3 से N2 और H2 फॉर्म होने लगेंगे, यानी कि बैकवर्ड रिएक्शन हो जाएगा। तो ये तीनों पॉइंट आप लोग आराम से लिख लेंगे। पहला इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, दूसरा इफेक्ट ऑफ प्रेशर, तीसरा इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, तीनों को हम यहाँ पे समझा दिए हैं। यही जनरली आपका यहाँ पे लासातेलिए बोल लीजिए, ले चटेलियर्स बोल लीजिए, या फिर जो भी यहाँ पे लिखा हुआ था ले सातेलियर करके लिखा हुआ था, वो जो भी आप लोग यहाँ पे पढ़ लीजिए, वो आपका रिएक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। वो आपका जो प्रिंसिपल था वो कंप्लीट हो जाता है। यहाँ तक आप लोग एक्सप्लेन कर देंगे। इतना लिखने के बाद 3 पॉइंट अगर आप लोग और लिख देते हैं तो सॉलिड हो जाएगा। नहीं याद आ रहा है तो यहाँ तक लिख देंगे, तब भी आपका आराम से आपको नंबर मिल जाएगा, क्योंकि इसमें वो सारी बातें आ गई हैं, बस लिखी नहीं गई हैं। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक आप लोग लिख देंगे तब भी आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। अगर याद आ रहा है तो 3 पॉइंट बना करके उसको भी लिख दीजिएगा। थोड़ा सा आंसर आपका लंबा होगा लेकिन अच्छा होगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ठीक से आपको समझ में आया होगा। ठीक से अगर समझ में आया तो आप लोग जानते हैं आपको क्या करना है। वीडियो को लाइक करिए, अपने सभी दोस्तों में शेयर करिए। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।